नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। अगर आपको याद हो लास्ट ईयर यूएस की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज नटांज के ऊपर में, इस्फहान के ऊपर में, इवन की फोर्दो के ऊपर में जब B2 बॉम्बर का यूज किया गया था, उस टाइम ये भी अपडेट सामने निकल के आ रहे थे कि ईरान की तरफ से जो इनके बचे कुचे जो यूरेनियम थे 400 kg के आसपास में, इसे दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। और अगर आपको याद हो, हमने हाल ही में आपको ये बताया था कि यूएस के जो मरीन है ये अपने यूएसएस ट्रिपोली के जरिए मिडिल ईस्ट में पहुंच चुके हैं 3500 के आसपास में। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो यूएस के ट्रूप्स है ये आगे मिडिल ईस्ट में क्या करने वाले हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ईरान के जो यूरेनियम है जो 400 kg के आसपास में है, ट्रंप अपने ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए इस यूरेनियम को यहाँ पर कैप्चर करना चाहते हैं। और इस तरह की जो अपडेट है ये पहली बार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस पर एक एक्सक्लूसिव यहाँ पर आर्टिकल लिखा है, जहां पर यह बताया कि पेंटागन के लीक्ड रिपोर्ट में वो सारी बातें लिखी गई है कि किस तरीके से यूएस के जो ट्रूप्स हैं ये ईरान के यूरेनियम को कैप्चर करने के लिए कैसे यहाँ पर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। इन सब के बारे में इस आर्टिकल में डिटेल्स यहाँ पर लिखा गया है। वैसे तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन इस आर्टिकल में ये भी कहा जा रहा है कि ये इतना आसान नहीं रहने वाला है। ये जो पूरा प्लान्स है इसे एग्जीक्यूट करना अपने आप में काफी रिस्की है। और इसके पहले भी हमने कहा है कि खड़ग आइलैंड हो या फिर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाना हो, ये दोनों यूएस के ट्रूप्स के लिए काफी रिस्की हो सकता है, क्योंकि ईरान ने पहले यहाँ पर कह दिया था अपने तेहरान टाइम्स में कि वेलकम टू हेल, जो भी ट्रूप्स आ रहे हैं आप सभी का इस जहन्नुम में स्वागत है। तो इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करने वाले कि यहाँ पर द वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स में यहाँ पर क्या बताया गया है। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि पेंटागन के जो लीक्ड रिपोर्ट्स हैं इसके जरिए यूएस जो है ये एक साइकोलॉजिकल गेम खेलना चाह रहा है ईरान के साथ में, ताकि ईरान के ऊपर में जो डेटरेंस है वो क्रिएट की जा सके, ईरान और यूएस के बीच में एक फाइनल यहाँ पर डील हो सके। इसलिए यहाँ पर पेंटागन की तरफ से जानबूझ के अपने रिपोर्ट्स को यहाँ पर लीक करवाया गया है। सो बात करते हैं शुरुआत से। अगर आपको याद हो, मिडिल ईस्ट का ये जो वॉर है ये स्टार्ट करने के पीछे रीजन ये है कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम के ऊपर में काम कर रहा है, जिसको लेकर इजराइल और यूएस दोनों को यहाँ पर ईरान के इस प्रोग्राम से दिक्कत है। लेकिन जब लास्ट ईयर यूएस की तरफ से B2 बॉम्बर का यूज किया गया था, इसके बाद ये भी अपडेट सुनने को मिला कि ईरान अपनी हाईली इनरिच्ड यूरेनियम को इस्फहान से ट्रांसफर करके किसी सेफ जगह पर रखा हुआ है। खैर यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इस 400 kg के यूरेनियम में जो करेंटली ये यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के फॉर्म में है, इसे 40 से 50 स्पेशलाइज्ड प्रेशराइज्ड सिलेंडर में इसे रखा गया है। अब यहाँ पर देख पाएंगे इस तरह के जो सिलेंडर्स हैं जो स्टील के बने होते हैं और इसमें कंप्रेस तरीके से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को यहाँ पर रखा जाता है। और ऐसे 40 से 50 सिलेंडर हैं जिसे ईरान किसी दूसरी जगह पर रीलोकेट कर चुका है। अब कहा यह भी जा रहा है कि केमिकली काफी वॉलेटाइल है, कोरोसिव है, ये मीन्स अपने आप में काफी डिस्ट्रक्टिव है, हाईली टॉक्सिक है अगर ये लीक होता है तो। इवन की IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इन्होंने भी ये कहा है कि ईरान आज के टाइम में अपने यूरेनियम को 60% तक इनरिच कर चुका है। आसान भाषा में कहे तो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए यूरेनियम की जो इनरिचमेंट है ये 90% होना जरूरी है। और जब 60% तक इनरिच कर दी जाता है तो ये समझिए कि 90% तक जो काम है ये पूरा हो चुका है। मिस 10% के आसपास का काम है इस इनरिच्ड यूरेनियम को न्यूक्लियर वेपन्स में तब्दील करने के लिए। और IAEA के जो डायरेक्टर जनरल है राफेल ग्रोसी, इन्होंने भी ये कहा है कि ईरान के पास में अब भी इतने यूरेनियम है जो 10 के आसपास में जो न्यूक्लियर वेपन्स है ये बना सकता है। और इस बात को कंफर्म हाल ही में किया गया है, खासकर यूएस की तरफ से जो स्टीव विटकॉफ है, जब ईरान के साथ में न्यूक्लियर टॉक्स कर रहे थे तो उस टाइम इन्होंने ये भी कहा कि ईरान के पास अब भी 460 kg के आसपास में 60% इनरिच्ड यूरेनियम है जो इनफ है 11 न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि ईरान इस इनरिच्ड यूरेनियम को कहां पर स्टोर किया हुआ है। वैसे पेंटागन के जो लीक्ड प्लान है इसमें यहां पर बताया जा रहा है कि ऐसे 3 क्रिटिकल ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जहां पर ईरान अपने यूरेनियम को रख सकता है। उसमें से पहले तो कहा जा रहा है फोर्दो, नटांज और इस्फहान। और नटांज को लेकर यह कहा जाता है कि ये प्राइमरी यूरेनियम इनरिचमेंट सेंटर है जो तेहरान से महज 250 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। इवन की नटांज को लेकर यह कहा जाता है कि यहाँ पर 1000 के आसपास में सेंट्रीफ्यूज थे। लेकिन जब लास्ट ईयर जब यूएस की तरफ से जब B2 बॉम्बर का यूज किया जाता है, इवन की इजराइल भी मल्टीपल टाइम्स ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया है, चाहे वो इस्फहान हो या फिर नटांज हो, जिसको लेकर IAEA ने भी कंफर्म किया है। तो इसके बाद ये कहा जा रहा था कि ईरान के पास में जो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज है ये अब काफी कम हो चुके हैं। और इसके पहले भी आपने सुना होगा कि इजराइल और यूएस की तरफ से स्टक्सनेट के जरिए जो साइबर अटैक किया गया था, इससे ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये ऑलमोस्ट यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिए थे। खैर रही बात फोर्दो प्लांट की, तो इस प्लांट को बिल्ड ही किया गया है माउंटेन के डीप इनसाइड में, जिससे अगर यूएस एयर स्ट्राइक भी करता है तो कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और तीसरे में है इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, जो कि एक यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है। अब सवाल ये निकल के आता है कि यूएस यहाँ पर क्यों यूरेनियम को सीज करना चाहता है। तो इसका सिंपल आंसर यहाँ पर यह है कि यूएस और इजराइल कभी नहीं चाहता है कि ईरान वो नेक्स्ट कंट्री बने जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स आए, क्योंकि ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन्स आना डायरेक्ट थ्रेट है ये इजराइल के लिए।
और इजराइल ये कभी नहीं चाहेगा। इवन कि इजराइल अपने रोरिंग लायन के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट में ये कोशिश करता है कि किसी भी देश के पास में न्यूक्लियर वेपन्स ना आए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया ने किया, जहां आज के टाइम में लगातार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर रहा है, आए दिन यहाँ पर यूएस को लेकर स्टेटमेंट देता है, तो यूएस ये कभी नहीं चाहेगा कि ईरान के पास भी वो बार्गेनिंग पावर आ जाए। खैर यहाँ पर अगर यूएस के मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में बात करें तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि इसे फेज वाइज में यहाँ पर एग्जीक्यूट करने की बात की जा रही है। पहले यहाँ पर एयर डोमिनेंस के जरिए जो भी ईरान के रडार सिस्टम्स है इसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा। जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, चाहे S-300 मिसाइल सिस्टम डिफेंस सिस्टम हो, पावर 373 हो या फिर टॉर M1 हो जो कि रसिया का है, इसे न्यूट्रलाइज करने के बाद में जो इनकी मिसाइल से बैटरीज है इन्हें सप्रेस किया जाएगा। और अगला फेज होगा जब यूएस के जो ट्रूप्स है अपने C-17 ग्लोब मास्टर 3 से एंड V-20 ऑस्प्रे इसके जरिए ईरान में लैंड करेंगे। और इसके लिए ये भी डिसाइड किया गया कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये गल्फ की बेस यूज करेंगे लॉन्च करने के लिए। और तीसरे फेज में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ईरान की जो भी न्यूक्लियर साइट्स है, चाहे नटांज हो, इस्फहान हो या फिर फोर्दो हो, इनकी पेरीमीटर को यहाँ पर सिक्योर किया जाएगा। जो भी ईरानियन गार्ड्स है, यहाँ पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बारे में बात की जा रही है, इसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और ये इतना आसान नहीं रहने वाला। वैसे आगे स्लाइड हम लोग बात करेंगे कि ये जो ट्रम्प का ख्याली पुलाव है ये कितना महंगा साबित हो सकता है। और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो भी ईरान के एक्सप्लोजिव्स है इन्हें डिसेबल किया जाएगा। और फेज 4 में आकर यहाँ पर एक्सकेवेशन का काम होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ईरान जो है इनरिच्ड यूरेनियम को बिल्कुल सरफेस में रखेगा, क्योंकि इसे कहीं कहीं डीप अंडरग्राउंड में रखा गया होगा। तो वहां तक पहुंचने के लिए यूएस को चाहिए हैवी मशीनरी, और ये भी इसे कैरी करना होगा। जो भी वहां पर रबल है इसे रिमूव करना पड़ेगा। इवन की अंडरग्राउंड टनल्स इसे भी ओपन करना होगा, और जो भी सिलेंडर्स है इसे यहाँ पर लोकेट करने के बाद में, और ये सब कुछ पूरा करने में 1 से 2 वीक यहाँ पर लगने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट फेज में होगा एक्सट्रैक्शन और इवैक्यूएशन, जहां पर जो सिलेंडर है इसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में लोड किया जाएगा। और अगर यूएस को ये लगे कि ये जो सिलेंडर है इसे यूएस ना ले जाकर जो इनके एलाइड फैसिलिटीज है, मतलब कि यूएस के जो बेसिस है मिडिल ईस्ट में, यहाँ भी यूएस इसे ट्रांसफर कर सकता है। अब सवाल ही निकल के आता है कि क्या ये इतना आसान है जिस तरीके से यहाँ पर प्लान बताया जा रहा है? क्या ये कोई कार्टून है? तो आपको बता दें कि मिलिट्री एक्सपर्ट्स के यहाँ पे ये मानना है कि ये अपने आप में एक्सट्रीमली डेंजरस होने वाला है, क्योंकि अगर ईरान की मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो इनके पास में एक्टिव जो मिलिट्री पर्सनल है ये 5.5 लाख के आसपास में, 3.5 लाख तो रिजर्व फोर्सेस हैं। और हमने कल ही कहा था कि जो बसीज फोर्सेस हैं ये 1 मिलियन के आसपास में है, जो बेसिकली गुरिल्ला वॉरफेयर में काफी एक्सपर्टीज रखते हैं। और अगर यूएस की फोर्सेस ग्राउंड ऑपरेशन करती भी है, जैसा कि हमने पहले कहा कि किसी फेज में ईरान की फोर्सेस को यहाँ पर डिस्टेबलाइज करने की बात की जा रही है, तो क्या ये इतना आसान है? क्योंकि IRGC की जो फोर्सेस हैं ये असिमेट्रिक वॉरफेयर में, मिसाइल अटैक्स में, गुरिल्ला टैक्टिक्स में ये काफी स्पेशलाइज्ड मानी जाती है। और ग्राउंड ऑपरेशन में चीजें शॉर्ट टर्म में नहीं होती है। ये जो फाइट है ये लंबा जा सकता है, और ऐसा नहीं कि यूएस की जो फोर्सेस है ईरान में यहाँ पर लाखों की संख्या में आएंगे। तो ग्राउंड जो ऑपरेशंस हैं ये यूएस के लिए काफी ज्यादा बैकफायर होने वाला है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ईरान में यूएस अपनी C-17 ग्लोब मास्टर 3 को लेकर यहाँ पर लैंड करने वाला है, तो ये भी इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि ईरान की जो फोर्सेस है ये हाथ पे हाथ धरी बैठी नहीं है। ऐसे टाइम में ये अपने मैन पेट्स का यूज कर सकते हैं, कोई मिसाइल्स का यूज कर सकते हैं। और ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है ना ये अंडरग्राउंड में है, 80 से 100 मीटर के अंडरग्राउंड में अपने इनरिच्ड यूरेनियम को ये रखा हुआ है। और ईरान इसे ऑलरेडी इतना फोर्टिफाई कर चुका है, प्लस यहाँ पर जो माउंटेन टेरेन है ये भी कहीं न कहीं इस न्यूक्लियर साइट्स को प्रोटेक्ट करती है। और फोर्दो फैसिलिटी के बारे में ये कहा जाता है कि यूएस का जो कन्वेंशनल वेपन्स होते हैं ये भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इवन कि यूएस का जो बंकर बस्टर है GBU-57 जो कि मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है, ये भी फुल्ली इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। और यूएस के इस ग्राउंड इन्वेजन को लेकर यहाँ पर ईरान के जो फेमस राइटर है त्रिता पारसी, इन्होंने भी कहा है कि मिडिल ईस्ट के इस वॉर में अमेरिका आज के टाइम में जीत नहीं रहा है ईरान से। और ग्राउंड अटैक की बात रही तो ये कंप्लीट इनसैनिटी है, एक पागलपन है। और अगर हाइपोथेटिकली मान लिया जाए कि यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को यहाँ पर यूएस के जो ट्रूप्स है इसे कैप्चर कर लेते हैं, तो इसे एक्सट्रैक्ट करना अपने आप में काफी खतरनाक है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है जो कि 60% तक एनरिच्ड है, जो हाईली कोरोसिव है, मींस अपने आप में डिस्ट्रक्टिव है, इसे कैरी करना अपने आप में रेडियो एक्टिव लीकेज को भी इन्वाइट किया जा सकता है। और जो सिलेंडर होते हैं ना इसे ठंडी जगह पर रखा जाता है, तो इसे बाहर निकालने में इसकी जो टेम्परेचर है ये बढ़ सकती है। टेम्परेचर बढ़ना मीन्स जो इसका फिजिकल फॉर्म है ये गैस में भी तब्दील हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है ये मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस बनाता है, जो कि एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है लंग्स के लिए। तो ऐसी कंडीशन सोचिए कि यूएस के जो सोल्जर्स हैं किसी तरह की घटना यहाँ पर होती है तो एक मास कैजुअलिटीज हम यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर एक मास कैजुअलिटी देखने को मिल सकता है। और वैसे भी ईरान ने ये कहा है कि अगर यूएस ट्रूप्स ग्राउंड इन्वेजन करते हैं, चाहे खर्ग आइलैंड हो या फिर ईरान का मेन लैंड हो, वेलकम टू हेल, इस जहन्नुम में आपका स्वागत है। लेकिन दूसरी तरफ एनालिस्ट यहाँ पे ये मान रहे हैं कि ये जो प्लान है
ये कोई रियल प्लान नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो कि यहाँ पर यूएस प्ले करना चाह रहा है ईरान के साथ में। एक स्ट्रेटेजिक मैसेज देना चाह रहा है ईरान को, जहां पर यूएस के ऊपर में एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि आप आइए हमारे साथ में नेगोशिएट कीजिए, जो भी आप यूरेनियम को इनरिच कर चुके हैं इसके ऊपर आपको कैप लगाने की जरूरत। मींस अगर आप 60% तक किए तो आपको इससे बढ़ाकर आपको 90% नहीं करना है। यूरेनियम स्टॉक पाइल्स को एक्सपोर्ट के ऊपर में यहाँ पर रोक लगाने की बात की जा सकती है। और कहीं न कहीं यूएस जो है डोमेस्टिक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूएस में इसी साल नवंबर के टाइम में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। और नेक्स्ट ये भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं इसके जरिए यूएस डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान के जो अंडरग्राउंड यूरेनियम है ये भी सेफ नहीं है, ये भी यूएस के सर्विलांस में यूएस जब भी चाहे इसे एक्सट्रैक्ट कर सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।